जय हिंद दोस्तों। सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज ही हमारा 5वां लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो जैसा कि आपको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो कब हुआ था? तीसरी शताब्दी के अंत में। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था दोस्तों? तीसरी शताब्दी के अंत में जो है गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है? वो है श्रीगुप्त। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो है कौन था, तो वो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में जो हुआ वो कौन था उनका उत्तराधिकारी? घटोत्कच। घटोत्कच के बाद में जो उत्तराधिकारी था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त और उनके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त, एक ही नाम है, दोनों जो है एक एक ही शासक का नाम है। उसके बाद में स्कंदगुप्त और उसके बाद में विष्णुगुप्त जो कि अंतिम शासक है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो आपका उत्तर होना चाहिए विष्णुगुप्त। इन सभी के बारे में जो है हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो गुप्त वंश का जो महान सम्राट था वो कौन था? वो था चंद्रगुप्त प्रथम। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में दो चीजें उल्लेखनीय हैं। पहला कि इन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो प्रश्न ये बनता है कि किस गुप्त सम्राट के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त संवत की शुरुआत किस गुप्त सम्राट के द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त प्रथम। कब? 319 ईस्वी में। उनके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में जो गुप्त साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी था वो था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन इन्हें किसके द्वारा कहा गया? तो आपका आंसर होना चाहिए विंसेट स्मिथ। विंसेट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को उनकी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा गया है, क्योंकि समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों, जो उनकी उन्होंने विजय प्राप्त की थी चारों तरफ, उसके कारण विंसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा है। और समुद्र समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जो है सूचना देना जो मिलती है हमें, वो कहाँ से मिलती है? मौर्य सम्राट जो अशोक थे उनका स्तंभ लेख था प्रयाग स्तंभ लेख। उसमें जो है वो कहाँ स्थित था? कौशाम्बी में स्थित था। ठीक है, उससे हमें समुद्रगुप्त के जो है शासन के बारे में जो है हमें जानकारी मिली है। अच्छा, सम्राट अशोक के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सम्राट अशोक के जो है शिलालेख कितने थे? वो थे 14। और सम्राट अशोक के जो स्तंभ लेख थे वो कितने थे? तो दोस्तों स्तंभ लेखों की जो संख्या थी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो थी कितनी थी? 7 थी। अच्छा, इसको जो है इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसमें जो है समुद्रगुप्त के विजयों का आदि का जो है इसमें उल्लेख है। और ये हरिसेन यानी समुद्रगुप्त का जो राजकवि था, कौन था? हरिसेन, उसके द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई। और इसको जो है अकबर के द्वारा इलाहाबाद में स्थापित किया गया। हाँ, यहाँ एक प्रश्न और बनता है और बहुत बार पूछा भी गया है कि जहांगीर के आदेश किस स्तंभ लेख में जो है उल्लेखित हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए प्रयाग स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति में। किसके? जहांगीर के आदेश। और बीरबल का भी उल्लेख है उसमें। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जहांगीर के आदेश या बीरबल का उल्लेख जो है किस स्तंभ लेख में मिलता है? तो मौर्य सम्राट का जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसमें मिलता है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वो था समुद्रगुप्त। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो पहला गुप्त शासक था वो कौन था? वो था समुद्रगुप्त। और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला जो पहला गुप्त शासक था वो कौन था? वो था चंद्रगुप्त प्रथम। अच्छा, समुद्रगुप्त जो है उसके बाद में जो है जो उत्तराधिकारी हुआ गुप्त साम्राज्य का, वो कौन था? तो दोस्तों वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ये 380 ईस्वी में जो है ये गद्दी पे बैठा था।
और इसके द्वारा जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। यानी सबसे जो विख्यात विक्रमादित्य था वो कौन था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त सम्राट। ठीक है दोस्तों। और इसने जो है इसको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त सम्राट, उसको जो है शकारी भी कहा जाता था। उसको शकारी क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसने जो है शकों को हराया था और इसने जो है शकों पर विजय पाई थी, इसलिए इसे जो है शकारी की उपाधि, इसे जो है शकारी भी कहा जाता था, क्योंकि शक विजेता था ये। और शकों का जो अंतिम राजा था कौन? रुद्र सिंह तृतीय, उसको पराजित करने के कारण जो है इसे शक विजेता कहा गया। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके अन्य नाम कौन से? देवगुप्त, ये भी मिलता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम कौन सा था? तो वो था देवगुप्त। और ये इस चीज़ का हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? इस चीज़ का जो हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें सांची और वाकाटक अभिलेखों में। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम देवगुप्त मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? तो सांची और वाकाटक अभिलेखों में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम जो है ये मिलता है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की एक महत्वपूर्ण घटना है कौन सी? कि इसके काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था? तो आपका आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है नवरत्न रहते थे, वो नवरत्नों में कौन कौन थे? महाकवि कालिदास। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाकवि कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में रहते थे? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। धन्वंतरी जो चिकित्सक थे उस समय, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। वराहमिहिर खगोल विज्ञानी थे। अमर सिंह जो थे वो कौन थे? कोशकार, यानी जो लेक्सिकोग्राफर, यानी कि जो डिक्शनरी, ये शब्दकोश जो तैयार करते हैं वो अमर सिंह थे। शंकु जो थे उसके समय वो वास्तुकार थे। शपणक जो था वो ज्योतिषी था। वररुचि कौन थे? व्याकरणज्ञ, यानी जो व्याकरण लिखते हैं। जादूगर कौन था? वेताल भट्ट। और कूटनीतिज्ञ कौन था? घटकरपर। घटप्रकर जो था वो क्या था? कूटनीतिज्ञ। तो दोस्तों यहाँ पे याद करनी होगी, एक तो महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, ब्राह्मीर और अमर सिंह, इन चारों को थोड़ा कंठस्थ कर लीजिएगा। चारों जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और ये कौन कौन थे? इसके बाद में जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में जो गुप्त साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी था वो था कुमार गुप्त प्रथम। इसे जो है महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह आदि के नाम से भी, आदि उपाधियों से भी जो है इसे जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में, हाँ, इसके कुमार गुप्त प्रथम, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में जो है पूछा जा चुका है कि किस गुप्त सम्राट के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए कुमार गुप्त प्रथम के समय। कुमार गुप्त प्रथम के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कुमार गुप्त प्रथम के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद में जो उत्तराधिकारी बना वो था स्कंदगुप्त, जिसने जो है कर्मादित्य भी कहा गया, या उसने उपाधि धारण की कौन सी? कर्मादित्य। ठीक है। हाँ, इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी, वो थी कौन सी? कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण किस गुप्त सम्राट के समय हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए स्कंदगुप्त। फिर से दोहरा रहा हूं कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण किस गुप्त सम्राट के समय हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए स्कंदगुप्त के समय। और अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों वो था विष्णुगुप्त। अच्छा, तोरमान कौन था? तोरमान, तोरमान जो था वो दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। कौन? तोरमान। तो दोस्तों ये चीज अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ल्यूसेंट आप जब पढ़ते हो तो पढ़ने से, जो भी आप लेक्चर पढ़ रहे हो, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, तो दोस्तों ल्यूसेंट में ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये वीडियो एक बार देख लीजिए और उसके बाद वो चैप्टर पढ़िए, आपको बहुत ही ईजी लगेगा पढ़ने में। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप ये लेक्चर 2 बार देखिए,
फिर आप सेम चैप्टर जो है पढ़िए, आपको ईज़िली याद हो जाएगा वो चैप्टर, आपको दिक्कत भी नहीं होगी याद करने में। हाँ, पर इसका रिवीजन बार-बार आपको जो है करते रहने होगा। अब पढ़ते हैं हम गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो गुप्त काल के समय में जो है बंगाल में प्रसिद्ध जो बंदरगाह था वो कौन था? वो था ताम्रलिप्ति। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि गुप्त काल का जो बंगाल का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था या ताम्रलिप्ति जो था वो क्या था? गुप्त काल में क्यों फेमस था? तो आपका आंसर होना चाहिए कि उस समय जो है ये एक बंदरगाह था और यहाँ से जो है चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ जो है व्यापार होता था। ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं जो मैं बता रहा हूँ। दक्षिण पूर्व एशिया के देश कौन से? चीन हो गया, श्रीलंका हो गई, जावा, उनके साथ जो है यहाँ से व्यापार होता था। अच्छा, उस समय जो पश्चिमी भारत का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन था? तो दोस्तों पश्चिमी भारत का जो बंदरगाह था वो था भृगुकच्छ, भड़ोच जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से जो है पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। यहाँ से तो जो है दक्षिणी एशिया के देशों के साथ और यहाँ जो है पश्चिमी एशिया के देशों के साथ जो है व्यापार होता था। गुप्त काल का जो प्रमुख उद्योग था वो कौन सा था? वस्त्रोद्योग। अच्छा, यहाँ पे ये तो आप बता ही दिया है कि ताम्रलिप्ति क्या था? गुप्त काल में एक बंदरगाह था, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि बंगाल में था। और गुप्त काल का प्रमुख जो उद्योग था वो कौन था? वो था वस्त्रोद्योग। ठीक है। अच्छा, स्कंद गुप्त के बारे में हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा था कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक द्वारा करवाया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए स्कंद गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? दोस्तों स्कंद गुप्त के द्वारा जो है क्या करवाया गया? सुदर्शन झील का पुनर्द्वार यानी वापस उसको निर्माण करवाया गया स्कंद गुप्त के द्वारा। और स्कंद गुप्त के समय ही जो है हुणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, दो चीजें उसके काल में हुई थी स्कंदगुप्त में। एक तो इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, दूसरे इसके समय में जो है हुणों का आक्रमण हुआ। अच्छा, सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया गया और उससे जो नहरें निकाली वो किसने निकाली? मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा जो है वो निकाली गई। अच्छा, गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में यह है कि गुप्त साम्राज्य के समय जो सबसे बड़ी जो प्रादेशिक इकाई थी उसको क्या कहते थे? देश। और देश के शासक को क्या कहा जाता था? गोपना। दूसरी जो प्रादेशिक इकाई थी वो कौन सी थी? भुक्ति। और भुक्ति का जो शासक होता था दोस्तों वो कौन था? उपरिक। भुक्ति के नीचे कौन आ जाएगा? विषय। विषय का जो प्रमुख होता वो कौन होता? विषयपति। तो ये जो उनके नेम दिए हुए हैं वो याद कर लीजिएगा कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन सी है? देश। शासक हो गया उसका गोपना। दूसरी प्रादेशिक इकाई हो गई कौन सी? भुक्ति। भुक्ति का जो शासक होता था उपरिक। भुक्ति के बाद में विषय आता था, उसका प्रमुख विषयपति होता था। और गुप्त साम्राज्य में जो पुलिस विभाग का जो अधिकारी होता था उसे दंड पाशिक बोलते थे। और सामान्य कर्मचारी जो होते थे उन्हें क्या बोलते थे? उन्हें बोलते थे चाट एवं भाट। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी गुप्त काल में वो ग्राम थी। और उसका जो शासक होता था वो होता था ग्रामिक। और गुप्त काल में ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भू गुप्त काल में जो है भू राजस्व जो है कुल उत्पादन का कितना लिया जाता था? तो दोस्तों वो था 1/4 से 1/6 यानी कुल उपज का कितना प्रतिशत? 1/4 से 1/6 तक जो है भू राजस्व जो है लिया जाता था। अच्छा दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे टर्म लिख रखी है विष्टि करके, मतलब उसको ब्लात श्रम, मतलब जबरदस्ती जो मेहनत करवा के जो काम में लिया जाता उसे विष्टि कहते थे। यानी गुप्त काल में जो है विष्टि भी क्या थी? विष्टि यानी बलात् श्रम को बोलते थे, मतलब जबरदस्ती किसी से काम करवाना है उसको जो है विष्टि कहा जाता था, है ना? तो ये भी क्या राज्य में क्या था? एक आय का स्रोत था, यानी जनता को जो है मतलब जबरदस्ती वर्किंग काम जो है करवाया जाता था। और इसे भी जो है कर के रूप में माना जाता है कि ये मतलब जबरदस्ती काम करवाना या उनसे काम में लेना जनता को, ये भी एक कर के रूप में माना जाता था। अच्छा, गुप्त साम्राज्य के समय जो भूमि थी वो 5 प्रकार की थी: क्षेत्र, वास्तु, चारागाह भूमि, सिल और अपृहत। जो क्षेत्र भूमि थी ये क्या थी? इस पे जो है कृषि की जा सकती थी। जो क्षेत्र जो भूमि थी उस पे कृषि की जा सकती थी। वास्तु भूमि क्या थी? जिस भूमि का नाम वास्तु होता था उसका मतलब था कि वहां पे लोग वास कर सकते थे, यानी रहने योग्य, मतलब अपना घर वर बना के रह सकते थे।
चारागाह भूमि जहाँ पे पशुओं के चारे की व्यवस्था रहती थी। और सिल जो भूमि होती थी, जो मतलब काम की नहीं होती थी, बेकार भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी, मतलब जहाँ पे कृषि कार्य नहीं हो सकते थे। ठीक है। अप्रहत, अप्रहत ऐसी भूमि जहाँ पर मतलब जो जंगली भूमि होती थी उसे अप्रहत मतलब ऐसे ही पड़ी हुई है बस, जंगली भूमि जंगल के काम के लिए। तो भूमि के 5 प्रकार हो गए। अब आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो सिल प्रकार की भूमि थी वो क्या थी, तो आप बता सकते हैं कि ये जो है जोतने योग्य नहीं थी, ये बस ऐसे पड़े थे। अप्रहत यानी जो जंगली भूमि थी वो, और वास्तु जहाँ पे वास कर सकते थे, तो 5 प्रकार थे। गुप्त काल में जो व्यापार का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो कौन था? उज्जैन था। अच्छा, सिंचाई के लिए जो है रहट और घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। अच्छा दोस्त, मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि प्राचीन भारत में जो है श्रेणियों का बहुत महत्व होता था व्यापार में। श्रेणी यानी प्राचीन भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना, उसमें श्रेणियों का जो है बहुत महत्व होता था। श्रेणी, ठीक है, क्योंकि श्रेणियां जो होती थी वो क्या होती थी, जो व्यापारी होते थे वो श्रेणियां बना के रहते थे। ठीक है। और जो श्रेणियां क्या होता है, एक संगठन होता था व्यापारियों का। वो क्या करता था कि जो व्यापार के जो सदस्य होते थे उन पे उनके अधिकार होते थे, न्यायिक अधिकार होते थे, तो उनके द्वारा ही जो है व्यापार का संचालन किया जाता था। और राजा जो होता था गुप्त सम्राट, उसका उन श्रेणियों पे कोई हस्तक्षेप भी नहीं होता था। पर ये जो श्रेणी के द्वारा जो श्रेणियां होती थी उसके द्वारा ही जो है जो सदस्य होते थे व्यापार के, या जो भी उनके सदस्य होते थे, उसे वेतन या उनके काम करने के तौर तरीके, कीमत आदि का निर्धारण इन श्रेणियों के द्वारा ही किया जाता था। और जो श्रेणियां होती थी उसका जो प्रधान होता था उसे ज्येष्ठक कहा जाता था। ज्येष्ठक श्रेणी के प्रधान को जो है क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक। मतलब प्राचीन भारत में श्रेणियों का बहुत महत्व था व्यापार में। ये एक संगठन हुआ करता था जो कि व्यापार से संबंधित समस्याएं हो गई या किसी के कीमत का निर्धारण करना या नियम निर्धारित करना, ये सब श्रेणियों के द्वारा ही होता था वहाँ पे। गुप्तकालीन मंदिर। अब हम बात करते हैं कि गुप्त काल के समय कौन कौन से मंदिर जो थे वो बहुत फेमस थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर यहाँ लिखे हुए हैं जिनमें से आपको कुछ याद कर लेना है। विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर कहाँ था? यह था तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर, यह है भूमरा में। भूमरा कहाँ है? नागोदा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर कहाँ है? नैना कुठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर कहाँ है? ये सबसे दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ पर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दश गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन सा दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है देवगढ़, उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पर है? बेतवा नदी के ऊपर है देवगढ़। ठीक है। दशावतार मंदिर जो है गुप्त कालीन मंदिर है और ये देवगढ़ में स्थित है। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये बनता है मंदिरों में से कि भीतरगांव मंदिर, जिसे लक्ष्मण मंदिर भी कहा गया है, और ये क्या है? ईंटों के द्वारा निर्मित है, ईंटों द्वारा बनाया गया है। ये कहाँ पर है? ये कानपुर यूपी में है। दोस्तों यहाँ दोनों मंदिर जो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भीतरगांव मंदिर जो है कहाँ है? कानपुर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी में है। बाकी इनको एक बार आप रीड कर लीजिएगा कि शिव मंदिर भूमरा में है, भूमरा जो है एमपी, बाकी तीनों मंदिर तो एमपी में है ही। नागोदा, जबलपुर सब एमपी में है, तो विष्णु मंदिर ये सब वहाँ पर है। अच्छा, 2 वर्ड मैंने यहाँ पे 2 टर्म लिखी है, गणिका और कुटनी। यानी कि गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएं थी उन्हें गणिका कहा जाता था, और जो वृद्ध हो जाती थी जो वेश्याएं उनको जो है कुटनी, उनके लिए एक वर्ड डिफाइन किया गया है। वैसे पूछा नहीं जाता है ज़्यादातर। हाँ, ये प्रश्न आपसे बहुत बार मतलब पूछने के चांसेस भी हैं और बहुत बार पूछा भी गया है
की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं, गुप्त काल में इन्हें क्या कहा जाता था? गुप्त काल में जो है इन्हें दीनार कहा गया है। स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त काल में क्या कहा गया है? दीनार। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किन शासकों के द्वारा की गई? ये बहुत बार पूछा गया है, तो गुप्त शासकों के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है जारी की गई है। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि सती होने का प्रथम परिणाम किससे मिलता है? तो वो एरन अभिलेख से मिलता है। और ये एरन अभिलेख जो है ये भानुगुप्त का है। कब का है? 510 ईस्वी में है। अच्छा, गुप्त काल का जो उदय हुआ था वो तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक था। और एरन अभिलेख के प्रमाण में ये मिला है कि वो सती होने का प्रथम प्रमाण मिला है। और ये एरन अभिलेख किसका था? ये था भानुगुप्त का। कब? 510 ईस्वी में। उसके बाद में आता है कायस्थों का वर्णन जो है किसमें मिलता है? तो कायस्थों का वर्णन हमें मिलता है याज्ञवल्क्य के स्मृति में। कायस्थों का जो वर्णन है हमें कहाँ मिलता है? वो हमें मिलता है याज्ञवल्क्य के स्मृति में। गुप्त सम्राट जो थे वो क्या थे? गुप्त सम्राट जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और उनका जो अच्छा गुप्त सम्राट जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो आपका आंसर होना चाहिए वैष्णव धर्म के। और गुप्त सम्राटों का जो राज चिन्ह था वो कौन सा था? वो था गरुड़। अजंता की 29 गुफाएं हैं, उनमें से 16 और 17 नंबर की जो गुफाएं हैं वो कौन सी है? वो गुप्तकालीन है। तो आपके प्रश्न आ सकता है कि अजंता की जो 29 गुफाएं हैं उनमें से कौन से नंबर की गुफाएं जो गुप्तकालीन है? तो 16 नंबर और 17 नंबर की जो गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन गुफाएं हैं। 16वीं जो गुफा है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है। और जो गुफा संख्या 17 है उसको क्या कहा गया है? उसको जो है चित्रशाला कहा गया है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि किस गुफा या गुफा संख्या 17 को क्या कहा गया है? तो दोस्तों उसको चित्रशाला कहा गया है। उसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्क्रमण के आदि का वर्णन है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुफा संख्या 17 जो कि गुप्तकालीन है। अच्छा, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल को जो है क्या कहा गया है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। जो गुप्त काल है उसको प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में जो है कला और साहित्य में जो है काफी प्रगति हुई थी, इसलिए जो है। अच्छा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस को कहा गया है? तो गुप्त काल को, जो गुप्त शासकों का जो काल था, समय था, उसको जो है प्राचीन भारत का जो है स्वर्ण युग जो है कहा गया है। अच्छा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाघ की गुफा का निर्माण जो है कब किया गया? तो गुप्त काल में किया गया। और बाघ की गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के धार जिले में है। बाघ की गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के धार जिले में है। पंचतंत्र, ये संस्कृत में जो पंचतंत्र लिखी थी वो किसने लिखी थी? महत्वपूर्ण पुस्तक है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पंचतंत्र जो संस्कृत में है उसको किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? आर्यभट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। वृत्त संहिता, पंच सिद्धांत, लघु जातक, ये सब रचनाएं जो है किसकी है? वो है वराहमिहिर की। तो दोस्तों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है? तो आपका आंसर होना चाहिए आर्यभट्ट। वृहत संहिता या पंच सिद्धांत किसकी रचना है? वराहमिहिर की रचना है। पंचतंत्र किसकी रचना है? तो विष्णु शर्मा की रचना है। और एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि गुप्त राजाओं की जो शासकीय भाषा थी वो कौन सी थी? वो थी संस्कृत। गुप्त राजाओं की जो शासकीय भाषा थी वो कौन सी थी? वो थी संस्कृत। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ? जो मंदिर बनाने की जो कला है उसका जन्म कब हुआ? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में ही हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से कई बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछने के बहुत चांसेस हैं कि मंदिर बनाने की कला का जन्म कहाँ हुआ? गुप्त काल में हुआ। तहरे नाटक ये किसकी रचना है? भास की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। और यहाँ पे ये प्रश्न आ सकता है कि गुप्तकालीन शासकों का वर्णन जो है आपको कौन सी जो है रचना में मिलेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए मृच्छकटिकम में जो है गुप्त शासकों के बारे में जो है वर्णन दिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम
ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, किसकी? कालिदास जी की। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी महत्वपूर्ण रचना है? कालिदास जी की रचना है। अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। और ये प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद किसमें हुआ? यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ठीक है, प्रथम रचना है इस इसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में, तो वो आपकी कौन सी रचना? वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम किसकी है? कालिदास जी की है। इसमें किसका वर्णन है? राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कथा है उसके बारे में जो है वर्णन है। अच्छा, गुप्त काल में जो चांदी के रुपए थे या चांदी के जो सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, चांदी के जो सिक्के थे उनको रुपयक कहा जाता था। क्या? चांदी के सिक्कों को जो है रुपयक कहा जाता था। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्होंने शकों को हराया था, तो उन्हें शकारी की उपाधि भी मिली उपाधि भी मिली और उनके द्वारा शकों को हराने के उपलक्ष्य में उनके द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए थे जिन्हें रुपयक कहा जाता था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा इसको कि चांदी के सिक्कों को जो है क्या कहा जाता था? तो रुपयक कहा जाता था। अच्छा, शतरंज का जो खेल है उसका भी उद्भव जो है गुप्त काल के दौरान भी हुआ था और इसे जो है उस टाइम चतुरंग के नाम से जाना जाता था। किसका खेल? शतरंज का खेल गुप्त काल के समय आया था और गुप्त काल में इसे जो है क्या? चतुरंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चतुरंग कहा जाता था। फिर भारत के बाद में ये ईरान और फिर यूरोप तक जो है जा पहुंचा था। अच्छा, गुप्त वंश के शासकों के द्वारा जो है मंदिर और जो ब्राह्मण थे उनको सबसे अधिक ग्राम जो है या गांव जो है अनुदान में दिए गए। यानी गुप्त शासकों ने ब्राह्मणों और गुप्त शासकों के द्वारा किसको? गुप्त शासकों के द्वारा जो है ब्राह्मणों व जो मंदिर थे उस समय उनको बहुत अधिक, मतलब गांव के गांव जो है उनको किसमें दिए गए थे? दान में जो है दिए गए। तो यहाँ भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किन शासकों के द्वारा मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए गए? तो आपका आंसर होगा गुप्त वंश के शासकों के द्वारा। अच्छा, प्राचीन भारत में जो है सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? नोट कर लीजिएगा कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो उसको किया जाता था विदक भागम। विदक विदक भागम और दूसरा उदक भाग। उदक भाग यानी प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम और उदक भागम जो है कहा गया है। हिरण्य क्या था? हिरण्य भी जो है, हिरण्य तो मौर्य काल में लिए जाने वाला कर था। ये तो मौर्य काल का जो नगद कर था उसे क्या कहा गया है? हिरण्य। मौर्य काल में लिया जाने वाला जो नगद कर था वो था हिरण्य। रेशम के लिए जो है कौन सी जो गुप्त काल था उसमें रेशम के लिए कोशे कोशे शब्द का जो है उल्लेख हुआ है। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। गुप्त काल में जो संस्कृत नाटकों में स्त्री और जो शूद्र होते थे वो प्राकृत भाषा में बोलते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और जो शूद्र थे, जो चार वर्णों में शूद्रों की जो स्थिति थी बहुत ही नीचे थी, तो वो जो है प्राकृत भाषा बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे। जो उच्च वर्ण के लोग थे वो संस्कृत भाषा में बोलते थे। और गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में किसमें वर्णन है? मृच्छकटिकम में वर्णन है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। तो आज का हमारा जो गुप्तकालीन साम्राज्य और गुप्त काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये लेक्चर जो ख़त्म हो चुका है। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में जो भी वंश हुए हैं, जैसे कि राष्ट्रकूट हो गए, उन सब के बारे में जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।